नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ जो कि देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को सफलता मिली है। गोला नदी में खनन कार्य की अनुमति केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ तक का मुनाफा होगा। भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री भी सस्ती मिलेगी। तो 30 जून तक ये अनुमति बढ़ा दी गई है। गोला नदी में खनन कार्य की अनुमति केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ तक का मुनाफा होगा और भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री भी सस्ती मिलेगी। तो अहम जानकारी, 30 जून तक ये निर्माण कार्य बढ़ा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 30 जून तक ये कार्य निर्माण बढ़ा दिया गया है। गोला नदी में खनन कार्य चल रहा है और उसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ तक का मुनाफा होगा। और इसी के साथ जानकारी दे दें, भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री भी सस्ती मिलेगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को सफलता मिलती हुई अब नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने जो कार्य चल रहा था, गोला नदी में खनन कार्य जो चल रहा था, उसको अब बता दें कि 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, बड़ी सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। 30 जून तक ये खनन निर्माण कार्य को बढ़ा दिया गया और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उन प्रयासों को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है, जिसमें गोला नदी या कोसी नदी, उसके आसपास की जो नदियां थी, उन पर जो खनन के लिए जो समय अवधि थी, उस समय अवधि को बढ़ाने की मांग राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। उसमें अब 31 मई की जगह पर कह सकते हैं कि 30 जून तक का समय राज्य सरकार को यहाँ पर दिया गया है, यानी 1 माह की अवधि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इस 1 माह की अवधि पर ये कह सकते हैं कि जो भी राजस्व यहाँ पर प्राप्त होगा खनन और ज्वलन के जरिए, उस राजस्व से राज्य सरकार को लगभग 50 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि पहले ये अवधि ये कह सकते हैं कि 31 मई को यहाँ पर समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने इस अवधि को बढ़ाने की समय सीमा बढ़ाने की यहाँ पर मांग की थी, जिसे भारत सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया और अब ये 30 जून तक की अवधि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि जो खनन से जुड़ा हुआ जो कारोबार है, उस कारोबार को बल मिल सके, राज्य के जो राजस्व से जुड़ा हुआ जो विषय है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हो सके। और उसी को बिहार में कह सकते हैं कि बड़ा पहल भी यहाँ पर हुई है, बड़ा कदम उठाने का काम किया गया ताकि राज्य के जो राजस्व है उस राजस्व में वृद्धि हो सके और लोगों को, जो आम जनता है, जो भवन निर्माण करना चाहते हैं, भवन निर्माण से जुड़ी जो सामग्री जिन लोगों को आवश्यकता है, वो कम दामों में अब यहाँ पर मिल पाएगी। तो बड़ा फैसला ये सरकार के लिए कह सकते हैं, राहत वाली खबर आम जनता के लिए इस खबर को कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है अब है कि भवन निर्माण के जो कार्य हैं वो भी तेजी से होंगे ही। इसके साथ जो सामग्री है निर्माण करने के लिए वो भी सस्ती मिलेगी। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राहत यहाँ पर मिली है, तो गोला नदी से आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर खनन की जो सामग्री है वो उन क्षेत्रों में जो जाती है, उस पर बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाई है। क्योंकि गोला नदी या कोसी नदी से आसपास की जो नदियां हैं जिनसे खनन होता है, उस सामग्री के उत्खनन से, उस सामग्री के खनन कारोबार से जुड़े हुए चीजों से, उसका चुगान होने से अब आम जनता की जो मुश्किलें थी, यानी जो पहले जो खनिज बाहर से मंगाया जाता था, वो खनिज अब बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें आसान अपने ही नदियों का जो खनिज है वो वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। तो कम दाम में वो खनिज उन्हें उपलब्ध होगा और ये बड़ी राहत की खबर कही जाती है। यानी भवन निर्माण के जो काम होंगे उसमें तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, आम जनता को कम दामों में खनिज उपलब्ध होगा, साथ ही सरकार के जो राजस्व में इजाफा यहाँ पर हो पाएगा। जी बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और इस बीच एक और अहम जानकारी, सीएम धामी का बयान सामने आया है। बागवानी विकास की योजना पर बोले हैं मुख्यमंत्री, धरातल पर लाए जाने के लिए मिशन मोड में हो प्रयास, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश हित का रखा जाए ध्यान, सेब और कीवी उत्पादक क्षेत्रों का हो चिन्हीकरण, किसानों की समस्याओं का हो समाधान,
विभागीय टीम का गठन कर जमीनी जरूरतों की हो पहचान। तो सीएम धामी का ये बयान निकल के सामने आया। उन्होंने बोला है कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश हित का रखा जाए ध्यान। विभागीय टीम का गठन कर जमीनी जरूरतों की पहचान हो। सेब और कीवी उत्पादक की भी अब जल्दी से जल्दी चिन्हीकरण किया जाए। किसानों की समस्याओं का भी समाधान हो। तो बागवानी विकास की योजना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने सेब और कीवी उत्पादक क्षेत्रों का चिन्हीकरण की बात कही है। किसानों की समस्याओं के समाधान की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कही गई है। तो बागवानी विकास की योजना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आया है। लगातार हमारे साथ अभी कैंथुरा बने हुए हैं। अभी देखिए बयान निकल के आया है बागवानी विकास की योजना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और क्या कुछ सीएम ने कहा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राज्य के किसानों को राहत देने के लिए, उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार यहाँ पर प्रयासरत है और उसी दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को ये सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए कि अधिकारी अपनी बैठकों में सिर्फ कोरम पूरा करने का काम यहाँ पर न करें, बल्कि धरातल पर उन योजनाओं का लाभ आम जनता और कृषकों को यहाँ पर मिल सके जो सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है। बागवानी से जुड़ी चीजों में कह सकते हैं कि चाहे सेब की फसलें हों, उद्यान से जुड़ी फसलों में कीवी की फसलें हों, वो किसानों को आसान से उपलब्ध हो पाए, उनके पौधे आसान दरों पर उपलब्ध हो पाए, उनकी जो फसलें हैं वो सही समय पर बाजार में पहुंच पाए, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को लिए ये सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई है कि बैठकों में जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका असर धरातल पर दिखना जरूरी है ताकि उसका लाभ आम जनता कृषकों को यहाँ पर मिल सके। ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार जो लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है, उन प्रयासों के परिणाम दिखने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिदायत यहाँ पर अधिकारियों को दी है और ये समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद जो विभागीय जो अधिकारी है, जो सिर्फ बैठकों के नाम पर खाना पूर्ति करने का काम करते हैं, उनकी तरफ से भी अब धरातल पर काम यहाँ पर किए जाएंगे। जनता को उन सभी कार्यों का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ सीएम द्वारा ये भी कहा गया है कि किसानों को किसी तरीके की समस्याएं न हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो सके, उसके लिए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी चयनित किए गए हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसानों की जो समस्या है उनका समाधान त्वरित गति से हो सके, उसके लिए उन अधिकारियों को लगातार फील्ड में जाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यानी अगर अधिकारी फील्ड में जाएंगे तो फिर स्वतः ही जो किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो पाएगा और उसके लिए जो एक्शन प्लान बनाने की जो जरूरत है वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। जिला अधिकारियों के माध्यम से सभी अधिकारियों को तय समय पर जो किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं के निदान के लिए दिशा निर्देश करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से किए हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए अभी हमारे साथ। अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं 24 घंटे में बढ़ी बिजली की 10 लाख यूनिट की मांग। गर्मी बढ़ने के साथ और बढ़ सकती है बिजली की मांग के सामने यूपीसीएल के पास है 50 से 60 लाख यूनिट कम खुले बाजार से बिजली खरीद रहा है यूपीसीएल। हरिद्वार और उधम नगर में हो रही है बिजली की कटौती। तो अहम जानकारी, बिजली की मांग बढ़ी है, गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में 24 घंटे में बढ़ी है 10 लाख यूनिट की मांग। तो देहरादून से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ और बढ़ सकती है बिजली की मांग। लगातार हमारे साथ अभी कैंचुरा बने हुए। अभी देखिए एक समस्या निकल के सामने आ रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है बिजली की मांग भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बिजली की बढ़ी हुई मांग को लेकर अब यूपीसीएल लगातार यहाँ पर चिंतित नजर आ रहा है और ये कह सकते हैं कि आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए, आपूर्ति को पूर्ण रूप से बाधित करने के लिए लगातार विभाग के जो प्रयास है वो प्रयास यहाँ पर जारी भी है। खुले बाजार से बिजली खरीदने का काम यूपीसीएल की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। वर्तमान में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में 5 करोड़ लाख यूनिट बिजली की इस समय रोजाना आवश्यकता यूपीसीएल के लिए है और उस डिमांड के सापेक्ष अभी भी 15 से 10 लाख यूनिट कम बिजली राज्य के पास में है। तो उसे
खुले बाजार से खरीदने का काम यूपीसीएल की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बड़ी राहत की ये कह सकते हैं कि विभाग के लिए चुनौती हुई है कि खुले बाजार से जो बिजली खरीद रहा है वो बढ़े हुए दामों में यूपीसीएल यहाँ पर खरीद रहा है, और उस बढ़े दामों के सापेक्ष जो बाजार में जो बिजली उपलब्ध कराने का काम यूपीसीएल की तरफ से किया जा रहा है उसके दाम यहाँ पर कम है। तो ऐसे में एक कर्ज का बोझ भी यूपीसीएल पर बढ़ रहा है, और विद्युत आपूर्ति जो पूर्ण रूप से संचालित होनी चाहिए उसको बनाए रखने के लिए भी विभाग के पास चुनौती बहुत सारी यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं एक और अहम जानकारी आ रही है कि एनडीए सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब 1 लाख रुपए मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। सेना में अफसर बनने वाले युवाओं को मुफ्त कोचिंग भी मिलेगी। तो अहम जानकारी, आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेना में अफसर बनने वाले युवाओं को मुफ्त कोचिंग की भी सुविधा दी जाएगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि एनडीए सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लगातार हमारे साथ अब एक एंकरा बने हुए हैं। अभी देखिए अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है परीक्षा से संबंधित, वो भी एनडीए और सीडीएस से। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही शिक्षकों के ये कह सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से इस दिशा में एक प्रस्ताव बनाने के निर्देश यहाँ पर विभागीय मंत्री की तरफ से दिए गए, ताकि राज्य में जो सीडीएस और एनडीए की जो परीक्षाएं, उन परीक्षाओं को जिन छात्रों की तरफ से पास किया गया, यानी प्रारंभ जो टेस्ट होते हैं उन प्री टेस्ट को निकालने वाले सभी छात्रों को 1-1 लाख रुपए की यहाँ पर आर्थिक सहायता देने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। उसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग यहाँ पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, ताकि जो मेधावी जो छात्र हैं, जो सेना में जाने के इच्छुक हैं और इस तरह की परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं पास कर रहे हैं, तो वो आगे की तैयारी पूर्ण रूप से यहाँ पर कर पाए, उसके लिए प्रयास यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है। तो जल्द ही विभाग उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो जल्द ही कैबिनेट के सम्मुख लाने का काम किया जाएगा, ताकि धामी सरकार अपने कहे हुए वायदों को यहाँ पर पूर्ण कर सके, और जो सेना में जाने के जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं, जो युवा सेना में जाना चाहते हैं, 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खर्च की रफ्तार से अपर मुख्य सचिव नाखुश है। सड़कों, पुलों, भवनों और अवस्थापना के कार्यों पर 8% खर्च हो रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने हैं 13,000 करोड़ रुपए। विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को खर्च करने हैं ये रुपए। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने, और ऐसे में नाखुश नजर आ रहे हैं अपर अधिकारी। बता दें खर्च की रफ्तार से अपर मुख्य सचिव नाखुश है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी क्या है वजह कि इतने कम पैसे खर्च हो रहे हैं, जबकि टारगेट तो बहुत बड़ा है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अभी से, लेकिन यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को खर्च करने हैं रुपए, और खर्च की रफ्तार से अपर मुख्य सचिव नाखुश है। टारगेट 13,000 करोड़ का बताया जा रहा है। सड़कों, पुलों, भवनों और अवस्थापना के कार्यों पर 8% खर्च हो रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने हैं 13,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 8% ही सिर्फ खर्च हो रहा है, और ऐसे में विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को खर्च करने हैं रुपए। तो नाखुश नजर आ रहे हैं इस खर्च की रफ्तार से अपर मुख्य सचिव। आपको बता दें कि भवनों, पुलों, सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उसमें अभी तक कार्यों में, अवस्थापना कार्यों में 8% खर्च हुए हैं। और इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अस्तित्व में होमगार्ड विभाग का पाइप बैंड मस्का बाजा। देहरादून में पाइप बैंड का किया गया लोकार्पण। तो अहम जानकारी आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पर्यटन में होगा इस्तेमाल। किसी भी वर्दीधारी के लिए विभागीय बैंड महत्वपूर्ण है। कमांड्स जनरल होमगार्ड्स के निर्देश पर तैयार हुआ है बाजा।
तो कमांड जनरल होमगार्ड्स के निर्देश पर तैयार हुआ है बाजा और किसी भी होमगार्ड्स के लिए कमांड के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अस्तित्व में होमगार्ड विभाग का पाइप बैंड मस्का बाजा। देहरादून में पाइप बैंड का किया गया लोकार्पण। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पर्यटन में होगा इसका इस्तेमाल। इसके साथ जानकारी आप तक पहुंचा दे कि ये काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्दीधारी के लिए विभागीय बैंड काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कमांड्स जनरल होमगार्ड्स के निर्देश पर तैयार हुआ है बाजा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता करार दिया है। करण माहरा ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी पार्टी के मन की बात बाहर निकाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अंग्रेज जाते हुए उन्हें एक मंत्र देकर गए थे कि भारत में केवल लोगों को भ्रमित करने तथा धर्म के नाम पर लड़ाकर बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। सत्ता में बने रहा जा सकता है। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उनको महिमा मंडित कर रहे हैं और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। इस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं से वही उम्मीद की जा सकती है जो त्रिवेंद्र रावत जी ने बयान देके करी है। मैं उनके बयान की भर्त्सना करता हूं और कहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत को ऐसे कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए। और देहरादून में विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016 में लागू की गई थी जिसमें विकास विभाग द्वारा बीएलसी घटक में जबकि आवास विभाग द्वारा एएचपी घटक में काम प्रारंभ किया गया था। और बताया जा रहा है कि वर्ष 2017-18 में निजी विकास को एवं प्राधिकरण से प्रस्ताव तैयार करवाकर भारत सरकार को भेजे गए थे। देहरादून में स्पर्म डोनेट करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं सेना के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई। महिला ने क्लर्क से शारीरिक संबंध बनाने और स्पर्म डोनेट करने का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला की शिकायत के बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। वही घटना के वक्त सैन्य अधिकारी आईएमए में तैनात था। तो वहीं उत्तराखंड में आए दिन लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं आज बटकोट से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां यूपी के मुजफ्फरनगर से विशेष समुदाय के एक युवक द्वारा 2 नाबालिग बहनों को भगाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 10 दिनों के भीतर दूसरा मामला सामने आया है। तो दूसरी तरफ किशोरियों की मां ने उक्त युवक के विरुद्ध आराकोट पुलिस को लिखित तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट चुकी है। आज विधानसभा में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और आने वाले प्रस्ताव पर विस्तृत से चर्चा की गई। आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी महिलाओं की टेक होम राशन से संबंधित विषय, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का भुगतान के साथ ही अन्य जो भी विषय है उनकी समस्याओं का समाधान और भुगतान कर दिया गया है। साथ ही जो भुगतान नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द कर दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्णय भी और ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी आज जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यहाँ पर इस बैठक के माध्यम से दिए गए हैं। और एक और बड़ी गौर करने वाली बात है कि नंदा गौरा योजना की रिपोर्ट में अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जहां पर आय प्रमाण पत्र की पुनः जांच या सत्यापन कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत पाए जा रहे हैं। तो उस पर विभाग की ओर से साफ निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक वो सभी हमारे जो आवेदन करता हैं उनके आय प्रमाण पत्रों की जो है वो परीक्षण कर लें और 30 जून तक जो है वो अपने निदेशालय जो है भेजने का काम करें ताकि जो सही पात्र व्यक्ति है उसको हम नंदा गौरा योजना का जो है वो जल्द से जल्द जो है हम लोग लाभ दे सकें। सितारगंज के कृषि मंडी गेस्ट हाउस में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद भी मौजूद रहे। साथ ही सम्मेलन में मौजूद महिलाओं को कमेटी के अध्यक्ष ने बीजेपी पार्टी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। सम्मेलन जो कराया गया है इसमें हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इंतज़ार हुसैन जी और जिला अध्यक्ष जुल्फ़ार जी के नेतृत्व में हुआ ये। और इसमें महिलाएं जो भी हमारी थीं उनको जागरूक किया गया और जो भी हमारी पार्टी की योजनाएं थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की या प्रदेश सरकार की उससे उनको अवगत कराया गया कि किस तरह से मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया है उसमें कैसे महिलाओं को मजबूत किया जा रहा है, इसी के बारे में महिलाओं के साथ चर्चा की गई और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक महिला सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के पदाधिकारी और हमारे जो उत्तराखंड सरकार में हज कमेटी के चेयरमैन हैं खतीब अहमद जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें अल्पसंख्यक। और रुड़की में बीती रात को एक घर में 3 बदमाश तमंचा लेकर घुस गए, जहां महिला को घायल कर बदमाश घर का कीमती राशन चोरी कर गए, सामान चोरी कर गए। आपको बता दें कि घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सर पर तमंचा रखकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही एक महिला को तमंचे के बट से घायल कर दिया गया। तो वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी और पुलिस बल बदमाशों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साथी संकलन किए जा रहे हैं। क्या घटना है उनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। 100 नंबर पर किसके द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की छत पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन ने बद्री केदार मंदिर समिति को इसकी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से संवारने के लिए 425 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान का काम चल रहा है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग ने अपना पाइप बैंड तैयार कर लिया है। जी हां, यह पहला मौका है जब होमगार्ड्स में इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे पहले आधुनिक हथियार चलाने से लेकर मोटरसाइकिल यूनिट तैयार करने जैसे काम भी विभाग में किए गए हैं। देहरादून में मस्का बाजा नाम से बनाए गए विभागीय पाइप बैंड का लोकार्पण किया गया। वहीं खास बात यह है कि यह बैंड न केवल रैतिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलिस बैंड की तरह दिखाई देगा, बल्कि हर दिन पर्यटकों के स्वागत के लिए भी मसूरी डाइवर्जन पर दिखाई देगा। आईटीबीपी ने करीब 2 महीने का प्रशिक्षण देकर इस म्यूजिकल पाइप बैंड को तैयार किया है। इनका शेड्यूल रहेगा, ये 5 बजे से 8 बजे तक आपको रोज़ यहाँ पे मसूरी डाइवर्जन पे अपनी उपस्थिति ये लोग दर्ज कराएंगे। उद्देश्य पहला और आखिरी यही है कि हम जो एक अनुशासित और एक वर्दीधारी संगठन है, हमसे अगर कोई भी काम दिया जाएगा हम उसको पूर्ण मनोयोग से करेंगे। और हमारा 2022 में उद्गम जो एक सांस्कृतिक संध्या थी उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नारा दिया गया था, उसको हमने चरितार्थ किया गया है। और जिसका जो नारा था, जहां कम है वहां हम हैं, वो है होमगार्ड्स विभाग। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।